आफ्टर कोविड हम सब जिंदा है। क्या कभी सोचा हमारी जान बचाने लायक थी या नहीं थी? अच्छे अच्छे मुस्टंडे चले गए, हम लोग आज भी जिंदा है। अगर नसीब में बिलीव करते हो तो नसीब ये है कि आपकी सांसें चल रही है। नसीब ये है कि आपके पुर्जे काम कर रहे हैं। नसीब से टीम नहीं बनती, नसीब से धंधा नहीं होता, मेहनत से धंधा होता है, कमिटमेंट से धंधा होता है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। संजय सर, संजय बगारिया साहब, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस माहौल में। ये हॉल बहुत अच्छा है, सबसे पहले हॉल के लोग भी अच्छे हैं, हॉल भी अच्छा है। तो मेरा नाम अल्पेश मजबूर भाई गजर और मैं मोदीगर इंडिया को पिछले 9 साल से जी रहा हूँ। 21 अगस्त 2019 मेरी स्टार्टिंग डेट थी इस बिजनेस में। क्योंकि मैं पहले भी एक 3 साल किसी और कंपनी के अंदर जाके आया था, तो मेरे पास अच्छी खासी टीम थी जब मैं आया। तो 21 अगस्त मतलब 9 दिन बाकी थी अगस्त महीने में, तब मैंने 18 लाख बीवी के साथ लगभग 1.5-2 लाख का चेक बनाया था, पहला चेक। मेरा दूसरा चेक 2.5 लाख था और तीसरा चेक जो था वो 5 लाख रुपए था मंथली। और उसके बाद आज मुझे 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मोर देन 14 करोड़ रुपीस मैंने टोटल ग्रोस इनकम दी है और 4 गाड़ियां खरीदी, जिसमें एक जगुआर है, टीम में भी जगुआर है, 2 BMW है, 2 मर्सिडीज है, ऑडी है, वो भी अब 2 होने वाली है, और 400 कार्स हमारी टीम में अभी तक आ चुकी। 70% महिलाओं ने खरीदी है, ये सबसे अच्छी बात है। फॉरेन ट्रिप्स की बात करें तो लंदन, मॉस्को, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई, पताया, ऑस्ट्रेलिया और कई कंट्रीज हम 2-2 बार जाके विद इन दिस 9 इयर्स, और 9 मत गिनिए बिकॉज कोविड के 2 साल निकाल दीजिए, तो 6-7 साल में हमने ये फॉरेन ट्रिप्स कंप्लीट की है। और सिर्फ मैं फॉरेन नहीं गया, मेरी टीम से मोर देन 1000 से ज्यादा लोग फॉरेन ट्रिप जाके आ चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों ने पैसे वापस ले लिए। जो 1000 लोग फॉरेन ट्रिप गए उसमें 90% लोग ऐसे थे जो पहली बार फ्लाइट में बैठ रहे थे, और इसीलिए मुझे बिजनेस सबसे कशिश वाला लगता है, सबसे अच्छा लगता है। अमीरों को बहुत अमीर बना दिया, चलो मिलकर कुछ गरीबों को भी अमीर बना देते हैं। तो ये थी मेरी मोदी केयर की जर्नी जो मैंने अभी तक आपको बताई। और ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि जब सबसे वर्स्ट पूरे विश्व में माना जाता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस भी, और जब 20-21 में मेरी इनकम थी सिंगल अकाउंट के अंदर 1.94 करोड़ और 21-22 में थी 1.93 करोड़, यानी लगभग 4 करोड़ रुपए मैंने कोविड में, जब मैं घर में पोछा लगा रहा था तब लिए, जब मैं बर्तन मांज रहा था। और अब ये ऐसे करना चाहिए, ये हमारा भी काम है। हमारे इन हाउस मेड नहीं है सुरेखा मैम की तरह, तो बाहर से आते हैं, तो वो लोग नहीं आते थे, तो हमने वाइफ को 2-4 दिन वाइफ ने किया तो गुस्से हो गई, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। और देखो कुछ गलत नहीं है अगर हम घर पे सपोर्ट करें तो, है ना। आज भी हमारे घर की बेडशीट में ही फोल्ड करता हूँ। आज भी मेरी वाइफ और हम दोनों साथ में चाय पीते तो चाय के कप उठा के नई बर्तन में रख के आता हूँ, आज भी एवरीडे। तो मेहनत कशिश इंसान हर जगह मेहनत करता है, और नहीं करने वाला हर जगह काम चोर होता है। तो उसमें कहीं कोई चीज लागू नहीं होती। तो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से बातें करके। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जैसे मैं 2013 में आया, कुछ लोग होंगे जो 17 में आए, 19 में आए, कुछ लोग होंगे जो अभी आए होंगे और इस हॉल में बैठे होंगे, मैं थॉट के हम भी 13 में आ जाते हैं। देखो नहीं करने वाले 2000 में आए वो भी नहीं कर रहे। तो आप कब से जुड़ते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, जुड़ने के बाद क्या उखाड़ते हो ये इम्पोर्टेंट। भविष्य का आविष्कार नहीं होता, आप जो रोज करते हो ना उससे भविष्य बनता है। और आज कुछ नहीं किया ना मेरे भाई, तो 100 साल के बाद भी कुछ नहीं बनने वाला। और आज कुछ किया ना, भले आज रिजल्ट न दिखाई दे, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद जो कसम खाई ना वो डेफिनेटली कंप्लीट होगी। तो जिन लोगों को ये लगता है कि, क्योंकि देखो जब भी हमारे थॉट प्रोसेस कॉमन वर्क करती है, और ये वही होती है कि जो बचपन से सुनते आते हैं, जो हमें फीडिंग दिया गया है, उसी का आउटकम आता है। जब हम किसी को सक्सेस देखते हैं तो हमें लगता है इसमें अलग बात है। ऐसा कुछ होता है अलग बात जैसा? नहीं।
एवरीबडी इज डायमंड, एवरीबडी इज डायमंड, लेकिन डायमंड का जो पहला स्वरूप होता है वो कोयला होता है, या और कोयला, जब कोयले के ऊपर 9 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं ना, तब जाके डायमंड बनता है। और हमारी तकलीफ ये है, हम वो प्रोसेस कराने के लिए तैयार नहीं है। सर्दी में जाते हैं, सर्दी हो गई, धूप में जाते हैं, सनबर्न होता है, बारिश में जाते हैं, सर्दी। अगर तू ऐसे फुल जड़ी रहेगा तो सफलता कहां से आएगी? मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद रखना कि सक्सेस सफलता की कोख से जन्म लेती है, तकलीफ की कोख से जन्म लेती है। सक्सेस तकलीफ की कोख से जन्म लेती है। अगर तू लेटे लेटे सफल होना चाहता है तो लेटे लेटे तो कुछ नहीं होता है ना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमारे देश में शहीद भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन बाजू वाले के घर में, खुद के घर में नहीं। जंग लड़नी है, लेकिन मेरा बेटा नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, कोई और जाएगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैसे देंगे जब तू बाहर निकलने की तैयार नहीं। तो हर चीज हमारे अपने से शुरुआत होती है। अगर आप जहां कहीं भी हो, आज अगर आपका बैंक अकाउंट प्लस है, आपका बैंक अकाउंट माइनस है, दोनों की जिम्मेदार जब तक आप खुद को नहीं ठहराओगे, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। सफलता में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन असफलता में सिर्फ एक ही आदमी का कंट्रीब्यूशन होता है, वो आप खुद होते हैं। लेकिन दुख की बात है कि जब हम असफल होते हैं तो हम सरकार को, मीडिया को, माँ बाप को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्लान चेंज। अरे भाई साहब, अगर बैट्समैन बनना है ना तो क्रीज ये जैसा बनिए कि पिच कोई सी भी हो, छक्का तो लगना ही है। मुझे धीरे बॉल डालो तो मैं सही से करूंगा, ऐसे कोई धीरे नहीं डालता है ना। तो सिचुएशन कभी भी आपके हिसाब से नहीं होगी, आपको सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा, सीखना होगा। और दैट्स द लीडरशिप, ये मेरा मानना है। तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर फेलियर ही फेलियर देखा है सक्सेस तक आते आते, और ये सक्सेस नहीं है, इसे जर्नी। मैं इसको सफलता मानता ही नहीं हूं। मैं अब तक था पिंजरे का शेर जो अपनी ताकत होते हुए भी कहीं वक्त के तराजू में बंद हो गया था, लेकिन अभी वो दुनिया खुली है। तो अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो ये तो अभी अगर आप इसको सक्सेस कंसीडर कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ अभी मैं ताजा माजा मुस्टंडा हुआ हूँ, अब मुझे खेल करतब दिखाने हैं, ये टाइम तो अभी आया है। एंड थैंक यू सो मच अगेन संजय सर, मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करता हूँ। जब मैंने 10 लाख का चेक लिया था, मैं पैसे के पीछे बहुत भागने में बिलीव नहीं करता। जब मॉर्निंग में दोनों की बात हो रही थी, मैंने बोला मेरे पास कोई फाइनेंशियल गोल आज की डेट में नहीं है, लेकिन मुझे इस देश को और दुनिया को बदलना जरूर है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, लेकिन मरते दम तक काम करूंगा। और मैं इसीलिए मेरी लाइफ के गोल्स बड़े क्लियर है कि मैं लोगों की लाइफ को चेंज कर पाऊं। और याद रखना, किसी की भी लाइफ बाहर की सिचुएशन से चेंज नहीं हो सकती। यहाँ एसी ऑन कर दूं या ऑफ कर दूं, दोनों में आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं आज का दोपहर का खाना दूं या ना दूं, दोनों कंडीशन में आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हुई, बहुत कुछ चीजें बदल सकते हैं। यानी मैं अगर आपको बोलूं कि हम इंसान दुनिया में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कितना हौस लगेगा ना आपको। आप एक चीज चेंज कर सकते हो, वो है आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी विचार करने की ताकत। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने विचारों से आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक अच्छा मौका है। और इसीलिए सोचने से पहले सोचो, सोचने से पहले सोचो। अगर वो शक्ति घातक है, वो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो सोच सही नहीं है। अगर वो आपको कंस्ट्रक्टिव की तरफ लेके जा रहा है, मैं कर सकता हूं, ये सही सोच है, मैं नहीं कर सकता, ये गलत सोच है। और सोची बनाती है, सोची स्टार्ट करती है। हम बहुत कुछ आप बातें करेंगे। मैं एक स्पेशल सक्सेस बनने के लिए जो चीजें चाहिए जीवन में, मतलब एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो चीजें चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान सफल बनता है, उसकी मैं स्लाइड बना के लाया हूं। तो वो हम सीखेंगे सेकंड सेशन के अंदर। अभी मैं आपको मेरी खुद की कहानी बताता हूं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि इनको अच्छी टीम मिल जाती होगी। नहीं, टीम ना अच्छी होती है, टीम ना बुरी होती है, टीम हम जैसे होते हैं वैसी टीम होती है।
तो सही टीम चाहिए तो सही बन जाओ। अभी भी जब संजय जी बोल रहे थे कि आप ऑफलाइन के पीछे पड़ जाओ चेक अगर बड़ा बनाना है तो कुछ लीडरों को मैं देख रहा था कि संजय जी हम आपके पीछे पड़ेंगे। तो ये एक नजरिया है कि हम आपके पीछे पड़ेंगे, और अगर मैं होता तो मैं ये सोचता अपनी टीम की तरफ देखता मेरे पीछे पड़ जाए, आप मेरे पीछे पड़ जाए, मैं ऑफलाइन के पीछे नहीं, मेरी टीम मेरे पीछे पड़ेगी और मेरे से काम करेगी। हम जब लोगों को बात बोलते हैं कि 7,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है और इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी है, तो 2 लोगों के पैसे भर के तू आ जाना। सर एक्सक्यूज मी सर, तभी सर मैं प्लीज एक कोटर बोलते हूं, बड़ा एक्साइटेड আমরা বুঝতে পারছি না। हाँ जी, पहले उस मैडम के लिए तालियां बजा दीजिए जो इतना एक्साइटेड है। और अभी हम बोलेंगे कि आप पूरे अपने एक्साइटमेंट को बचा के रखे, कल जाके फील्ड में काम में आएंगे। तो मैं जब अपनी जिंदगी में जन्म लिया ना, तब मुझे पता चला कि मैं फेल हूं, क्योंकि आपके खुलते ही पता चला कि धीरूभाई अंबानी का घर तो नहीं था। 4 दीवार मिट्टी की थी, एक छपरा था लोहे का ऊपर, और छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं। मेरी हिंदी भी ठीक नहीं थी, हिंदी तो छोड़ तो आती नहीं थी, गुजराती भी ठीक नहीं थी, गुजराती भी मेरी देहाती थी। अगर शहर में आके गुजराती बोलूंगा तो लोग नहीं पता नहीं चलेगा। 10 किलोमीटर फार एक सिटी था, नडियाद टाउन था, और नडियाद के अंदर मेरी पढ़ाई हुई। मैं पढ़ने के लिए वहां से 3 किलोमीटर हम चल के आते थे, 3.5 किलोमीटर ट्रेन थी गोठा स्टेशन, और वहां से फिर बस गांव से चलती थी, लेकिन बस का किराया था महीने का 17 रुपया पास, और मंथली पास। ट्रेन का था 5 रुपया। तो मेरे पापा के पास पैसे नहीं होते थे, तो हम 3 भाई सिर्फ ऐसे थे जो पूरे गांव में चलते हुए स्टेशन जाते थे। प्लास्टिक के जूते हुए करते थे। प्लास्टिक के जूते जब आप मेटल रोड पे चलते हो तो आपको पता है क्या होगा, वो फट जाते थे महीने 2 महीने में। तो पूरा जिगजैग हमारा मोहन मोची फिक्स था, उसी से हमारे टाके लगते रहते थे, 25 पैसा, 15 पैसा, 10 पैसा उसमें। और गर्मी में वो गर्म हो जाते थे, बारिश में अंदर पानी भर जाता था तो पग सूख जाते थे, एंड अगर ठंड है तो वो कड़क हो जाते थे। तीनों सीजन में परेशान। मैं पापा एमबीसीएस के इंग्लिश मीडियम में रखा था, तो इंग्लिश मीडियम में रखा थ्रू आउट। मैंने 12th तक इंग्लिश मीडियम में मेरी पढ़ाई हुई है, लेकिन आई कांट स्पीक। मैं आज भी इंग्लिश नहीं बोलता, इंग्लिश नहीं आता, चेक आता है बड़ा। उसके बाद में स्कूल में बच्चे, अमीर लोगों के बच्चे आते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, हमारे पास फीस के पैसे नहीं होते थे, तो ऑलवेज बेंच पे खड़े हो जाओ, क्लास के बाहर खड़े रहो, ये हमारा रूटीन था। मतलब अप टू 6th स्टैंडर्ड मुझे लगता है स्कूल के प्रिंसिपल ने सामने से मेरे मम्मी पापा को बुला के बोला आप आधी फीस भरना, वो आधी भी कभी हमने टाइम पे नहीं भरी थी फीस। ये हमारी लाइफ थी। वाटर बैग लोग इंपॉर्टेंट ले लेके आते थे, और अंदर वो स्ट्रॉ वाले तो सिपर होता था, पीते थे। हम लोग देखते रहते थे कैसे वाटर बैग आती है, उनके जूते देखते थे, उनके रशियन पेपर के ऊपर जो एनुअल कवर चढ़ाते थे बुक्स के, वो देखते थे। हमारा सब इज्जत लुटा हुआ रहता था। हम शादियों के अंदर भी स्कूल ड्रेस पहनते थे। जब शादी में हम लोग जाते थे स्कूल ड्रेस पहन के जाते थे। आप ऐसे किसी बच्चे को नहीं जानते होंगे जिसने अप टू 12th तक 1 भी रुपया खर्च न किया हो। मैं वो हूं, 1 रुपया घर से खर्च करने के लिए कभी 1 का सिक्का हमें आज तक पूरी लाइफ में नहीं मिला। मतलब एक दोस्त बनाया था, भाविन नाम था, और वो उसको उसके पापा उस जमाने में रोज 1 रुपया देते थे। तो मैंने सोचा इससे दोस्ती करता हूँ, रोज 20 रुपए 20 पानी पूरी खाता है, कभी 1 आध तो दे देगा। तो हमारी दोस्ती 3 महीने चली। वो गपा गप खाता था, मैं देखता था, उसने दिया नहीं। तो हमने फिर हम थोड़े क्या बोलते हैं, जैसे सर ने बोला ना, हर इंसान सेल्फिश होता है, फिर वो दोस्ती तोड़ दी थी हमने कि मतलब की नहीं है। तो ये हमारी लाइफ थी जहां से हम शुरू हुए। लोग वाटर बैग में पानी पीते थे, हम जो नील में पानी जाता है ना खेतों के अंदर, हम उल्टा होके वहां पानी पीते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम पानी पी रहे हो, लेफ्ट में देखे तो बंदर भी साथ में पानी पीते। तो ये एक्चुअल लाइफ थी। तो एक देहाती लड़का, बिल्कुल देहाती, मतलब मेरी स्कूल में क्लास में मुझे वास्को डी गामा कहते थे। गावड़िया था ना,
इसलिए एक इंग्लिश नाम बनाया और था वास्को डी गामा आ गया, डी गामा आ गया, डी गामा आ गया, तो ये मेरा नाम था। पढ़ाई में मैं असफल रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख है। अगर कोई यहाँ बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसको अदरवाइज ना ले। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई विजन देता है, पढ़ाई डिसिप्लिन देता है। और जब भी ऋषि मुनिया पढ़ाते थे राजाओं के बच्चों को, तो पढ़ाई की खोज इसीलिए हुई थी कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे लड़ा जाए, विपरीत परिस्थितियों में कैसे हल निकाला जाए। लेकिन हमने पढ़ाई का मतलब नौकरी कर दी है। एक्चुअली पढ़ाई इसके लिए बनी नहीं है। पढ़ाई आपको मजबूत और टफ बनाने के लिए होती है। मैं हर एक डिग्री का सम्मान करता हूं, उस डिग्री के बाद भी आपके पास एक बड़ी सोच है। अगर बड़ी सोच नहीं है, हम डिग्री के बावजूद भी घर में चूल्हा फूका कर रहे हैं, तो उस डिग्री को आग लगा देनी चाहिए। उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। मैंने 10th में तो मैं पास हो गया, आगे स्टूडेंट अच्छा था। जैसे मोदी कहते हैं सुरेखा मैम की कॉपी करते रहते हैं, वैसे 10th में भी आगे कॉपी हुई। 12th में मेरे एक करके मैंने 4 बार प्रयत्न किए, मैं 4th ट्रायल में पास हुआ। तो 2 सब्जेक्ट करके मैंने क्लियर किए थे। मेरे पापा बोलते थे कि बेटा सारी एग्जाम एक साथ दे देंगे तो मार्कशीट एक रहेगी। तो मैंने बोला पापा ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तो 2 सब्जेक्ट करके, मतलब मेरे पास फाइल है मार्कशीट की। तो फिर मैंने ITI किया, और ITI आप लोग जानते हो, मैं जितने भी हमारे नए दोस्त आए हैं मैं उनको बताना चाहूँ, मैंने ITI इलेक्ट्रॉनिक्स किया है। लेकिन ITI के अंदर प्लम्बर, वायरमैन सब कुछ होता है। आपके घर में जो नल फिट करने आता है वो ITI स्टूडेंट होता है, जो वायरिंग करने आता है वो भी ITI स्टूडेंट होता है। और जब आपको इतनी समझ है कि वायरमैन और प्लम्बर बनने के लिए 2 साल की पढ़ाई है, तो तुझे मोदी के अंदर 2 साल में करोड़पति क्यों बनना है? इतनी समझ तो होनी चाहिए कि पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इवन ITI के बाद भी 2 साल का अप्रेंटिस होता है, और 4 साल के बाद अगर आज मैं ITI की प्रोफाइल पे रहता तो 40-50 हजार रुपए मेरी तनख्वाह होती, 40 to 50,000, जितना आज मैं दिन का उससे ज्यादा कमाता। तो पढ़ाई में असफल रहा। 1 साल मैंने जॉब की, नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करनी नहीं थी मुझे कभी भी लाइफ में, लेकिन कहते हैं कि जब गरीबी होती है ना तो कोई सगा नहीं होता। और एक बार मम्मा भी मुझे थाली में ऐसे घसीट के देती कि खा ले, तो मैं सोचता रहा, मैं बड़ा मतलब हर चीज में डीप में जाता हूँ। वो थाली भी आना और मेरा सोचना कि ऐसा कैसे हो गया, दैट मींस मैं मुफ्त का खाना खाता हूँ और मुझे पैसे कमा के घर में देने चाहिए। तो जो भी पहली जॉब मिली वो मैंने स्टार्ट की, और 750 रुपये मेरी पहली तनख्वाह थी। 3 महीने में 2,500 पे पहुंचा था। और 2,500 हम इतने गरीब थे कि हमें इतना ज्यादा लग रहा था। मैं यहाँ चोर किस्से में रख के लाता था जब सैलरी होती थी कि कहीं ये पैसा गिर न जाए, और इतनी बड़ी अमाउंट लगती थी। एंड मेरे बॉस को मैंने शायद मैं पहला एम्प्लॉय था जिसने जाके पूछा था कि आपको ये 2,500 देना पड़ता है ना, मुझे ज्यादा लग रहा है। आप सोचिए, तो ऐसा नहीं था, मेरी बहुत बड़ी सोच थी। लेकिन हाँ, मैं अपने आप को कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना था। विजुअलाइजेशन जिसे आप बोलते हो, मैं हर मूवी में हीरो की जगह अपने आप को फिट करता था। हर अमीर आदमी को मैं देखता था, उसमें मैं अपना फेस फिट करता था। मुझे लगता था कि मुझे ऐसा ही बनना है, ऐसा ही जाना है। कैसे जाना है मुझे नहीं पता था। तो जैसा आप सोचते हो ना वैसे आप बन जाते हो। तो मेरी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल किया हमने, बहुत स्ट्रगल किया। वो जो मेरी जॉब थी ना, वो 10 से 6 बजे तक की थी। मैं सुबह 7 बजे पहुंचता था जॉब पे, और रात को 11-12 बजे निकलता था। और जब हमारी आखिरी बस चल जाती थी गांव की, तो रेत भर के जो ट्रक जाते थे उसमें हाथ करके हम बैठ के जाते थे लिफ्ट लेके। और गांव में तब गटर व्यवस्था नहीं थी, तो पानी सारा जो कपड़े बर्तन जो करते वो सारा बाहर ही रहता है। तो छपाक स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी, अंधेरे में जाना है। मतलब 2-4 बार तो ट्रैक्टर के साथ में पटक गया, इतना अंधेरा हुआ करता था, मुझे दिखता भी नहीं था कि यहाँ ट्रैक्टर खड़ा है। और मम्मा, क्योंकि उसको कपड़े धोने पड़ते थे वो कीचड़ वाले, बोले तू जॉब से जल्दी आया कर, तेरा बॉस जो है तुझे बंगलो बना के नहीं देगा। तो मुझे नहीं पता था मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। और वैसे भी गरीबों के कोई दोस्त नहीं होते, तो हमारे लिए कोई सैटरडे संडे रात एंजॉय कुछ भी नहीं था। हम बस काम में लगे हुए थे। मैंने 1 साल में 3 साल का परफॉर्मेंस कर दिया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 1-2 महीना 3 महीना मेरी सैलरी टाइम पे नहीं मिली। मुझे 2-2 महीने के बाद मांगनी पड़ी, तब मेरी तनख्वाह हुई।
तो मुझे वो अच्छा फील नहीं होता था मांगना। तो मैंने जॉब को रिजाइन किया। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगा, लेकिन एक आदमी आया था। मैं पीसीओ मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स किया था, तो एसटीडी पीसीओ मशीन रिपेयर करता था, मैं फोन रिपेयर करता था, फैक्स रिपेयर करता था, तो मैं उसका टेक्नीशियन था उस कंपनी का, मैं सर्विस इंजीनियर था। मैंने फिर एक दो महीना घर पे बैठा, मुझे एक आदमी याद आया जिसने मुझे उधार देने के लिए बोला था कि मुझे कोई लाइफ में बिजनेस करना हो ना तो मुझे फोन करना, मैं पैसे दूंगा तुझे। तो मैंने एक पीसीओ मशीन की कंपनी हैदराबाद की थी, उसको कॉल किया। उसने बोला कि 5 मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो एक मशीन आती थी 15,000 की, तो 75,000 रुपये मुझे चाहिए थे। मैंने कॉल किया और उसने मुझे 75,000 रुपये बोले कल आके डेली दे जाना। मैं तो खुश हो गया, एक गरीब आदमी को ऐसी बौछार हो जाए। तो 75,000 से मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। जब एजेंसी लेने हैदराबाद पहुंचा, मेरी उम्र थी 21 साल, 21 ईयर ओनली। 21 साल था, और जो अभी मैं आपको देख रहा हूँ ऐसा नहीं था। मतलब यहाँ भी इतना खड्डा था, मतलब मेरा वजन 40-45 किलो था 21 साल में भी। और इतना इतना स्लिम था, इतना स्लिम था कि वैसे भी मैं 14-15 साल का लगूंगा। मतलब हैंगर के ऊपर शर्ट लटकाया हुआ ना, वैसा फील हो रहा। जब मैं अंदर एमडी की चेंबर में गया, एंड देन एमडी ने वो रीजनल मैनेजर को पूछा कौन है, बोले सर वो गुजरात का फ्रेंचाइजी। तो बोले पापा किधर है, तो बोला पापा नहीं मैं ही हूँ। तो रीजनल हेड को जो साउथ की लैंग्वेज है वो डांटने लगा, उसमें 2-4 वर्ड इंग्लिश आए कि तुझे समझ में नहीं आता, इतने छोटे बच्चे को लेके आता है, ये धंधा चलाएगा। तो मैं समझ गया। मैं बोला सर मुझे 1 महीने का टारगेट दीजिए, कंडीशनल मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दीजिए गुजरात की, आप जितने मशीन बोलोगे मैं बेच दूंगा। अगर नहीं बेचा तो 1 महीने के बाद डिसकंटिन्यू कर देना, किसी और को आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर देना। एंड ही सेड कोई बात नहीं, तू 15 मशीन बेच के आना। 13 या 15 मशीन का उन्होंने मुझे टारगेट दिया। मैंने पहले महीने में 51 मशीन बेचे थे। तो तब मुझे पहली बार फ्लाइट की टिकट दी गई कि इसको बुलाओ, ये करता क्या है, कैसे करता है। लेकिन उनको नहीं पता था कि हमारे पास काम के अलावा कोई काम ही नहीं होता। हम वर्कोहॉलिक थे, हमें भूख नहीं लगती, थकान नहीं लगती, तकलीफ नहीं होती, तो हम लगे हुए थे। तो रिजल्ट आया, हम उस झोपड़े से बाहर आए। बड़ौदा में मैंने 3 ऑफिस खरीदे, फ्लैट खरीदा, कार खरीदी, मैंने शादी की। और हम जनरली हम समाज की ऑलवेज रिस्पेक्ट करते हैं, राइट ना। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कि समाज ने एक भी लड़की नहीं दिखाई मुझे कभी। तो मैंने लव मैरिज किया है। तो हाँ, मतलब वो कन्विंसिंग पावर मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी उसी समाज के अंदर मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया था 15 दिन पहले। क्या आइए, बिकॉज आपका डोनेशन का चेक काफी काम करता है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, जब संजय जी बोलते हैं कि पैसा, तो कई लोगों को लगता है ये आदमी क्यों इतना पैसा कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। वो जब आएगा तभी समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। yes. अभी क्या है ना, हम लोग पैसे के बिना कैसे जिया जा सकता है ना, उसके बारे में बहुत सुनते हैं, इसलिए हमें पैसा समझ में नहीं आएगा। ऐसे में सेशन लेके बाहर निकला था ना, आफ्टर कोविड पहला सेशन था मेरा। तो एक आदमी बाहर आके बोला सर एक बात पता चली कोविड में। मैंने बोला क्या सर, एक बात पता चली। मैंने बोला क्या भैया, बोले सर कम पैसों में घर कैसे चलता है। मैंने बोला ये आराम को नहीं सीखेगा। देखो देखो, हमारी और आपकी हिंदी मैच ना हो तो माफ करना, मेरी लैंग्वेज ऐसी, लेकिन मैं आपका अपना हूं, है ना। तो आप मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मेरा काम है आपके माइंडसेट को सही करना, क्योंकि जिस दिन माइंडसेट सही हो गया ना, आप अकेले 100 अल्पेश जल के बरोबर। तो मेरा बिजनेस तो सेट हो गया, बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब हमारी वो गरीबी, जब एक गेस्ट की आते थे तो हमारी इशारा करती थी, उधार पैसे लेके आता था, तब चाय दूध घर में आते थे। वो गरीबी से मैं ठीक ठाक लाइफ में पहुंच गया। और मुझे लगने लगा जब 27-28 साल की एज में मैं महीने के 2 लाख रुपए कमाने लगा। एंड आई थॉट कि अब तो मैं सारे दोस्तों में मैं ही अमीर हूँ। हमेशा एक बात याद रखना, जब आपके जीवन में अच्छी आदतें नहीं रहती है तो पूरी आदतें लगानी नहीं पड़ती, अपने आप लग जाती। और जब मेरी लाइफ के अंदर
अच्छी आदतों ने जगह छोड़नी स्टार्ट की, क्योंकि मैं सक्सेस हो गया। मेरे वहां 25 आदमी काम करते थे। मेरी 3 ऑफिस थी, आनंद, नडियाद, अहमदाबाद भी थी और बड़ौदा, 4 जगह पे थी। अहमदाबाद फिर बंद कर दिया, काफी दूर पड़ता था, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया कि जब भी कोई कंपनी आती, इवन एयरटेल, टाटा, आइडिया, जब टेलीकॉम में एंटर हुए, हम तो बीएसएनएल और डीओटी के टाइम से काम करते हैं, जब ये प्राइवेट कंपनियां थी ही नहीं। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी आती थी और अगर कोई मेरी फ्रेंचाइजी लेके जाता था, कि अल्पेश गज्जर को कन्विंस किया बड़ौदा के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, तो एयरटेल में बकायदा पार्टी होती थी कि अल्पेश गज्जर को हमने इन किया। आप सोचो, क्योंकि उनको पता था कब ये आया ना तो पूरे गुजरात के एक तरफ 500 कनेक्शन रहेंगे और सिर्फ बड़ौदा के 1000 कनेक्शन रहेंगे। ये मेरा एवरेज रहेगा। तो आक्रामकता हर जगह पे थी, और ये आक्रामकता माइंडसेट ही होता है और कुछ नहीं होता। आप में और मेरी क्षमताओं में कोई फर्क नहीं है। अभी मैं पूनम मैडम को सुन रहा था, तो मेरी और उनकी बातें सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो बहुत डीप सोचती है, हर चीज उनको पता है, किसी के घर में जाके क्या करना है, क्या सोचना है, किस सोच के साथ जाना है, आपके बॉडी के वाइब्रेशन और कैसे होने चाहिए, वो हर डिटेल में बात करती है। तो बात नॉलेज की नहीं है, वो हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम दोनों के माइंडसेट पे काफी फर्क होगा, ये गारंटी है। अदरवाइज आज इनका नाम सुरेखा मैडम के साथ होना चाहिए था, तो उनकी इंटेलिजेंस देख रहा हूं। तो ये रिकॉर्डिंग चलने वाला है यूट्यूब पे, तो मैं उतना ही बोलूं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है ना कि हम जब लाइफ की बातें करते हैं तो बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं हमारी बातों को। इसमें बहुत कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी को हर्ट हो कभी, और दैट्स व्हाई जब भी हम कोई बात करें तो इसलिए सोच के करते हैं। तो एनीवे, बाकी तो क्या है उसमें, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। ये परवाह डर की नहीं है, ये परवाह इंसानियत है। और फिर हमारी लाइफ के अंदर एक भूचाल आया। मुझे डोरबेल बजा के पानी पीने की आदत हो गई थी, चेक पे साइन करता था, उसके अलावा मैं कोई काम नहीं करता था। मुझे लोगों को मिलना अच्छा नहीं लगता था। बाहर एक मैनेजर को बिठाया था कि कोई तू ता करके आए तो उसको पैसे दे देना वापस, या मशीन नहीं दे देना, लेकिन मेरे पास नहीं आना चाहिए। मैं कंप्यूटर पे गेम खेलता था और कोई काम नहीं करता था। तो काम करना एक आदत होती है, काम नहीं करना भी एक आदत होती है। और कोविड के बाद जो लोग चले गए उनका दुख जरूर है, लेकिन जो लोगों के अंदर बैठे बैठे, मतलब अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, है ना, नेटफ्लिक्स, ये सब स्टार्ट हुआ ना, सोफे के अंदर गड्ढे हो गए। टीवी के सामने जो सोफा है ना, गड्ढे इसलिए क्योंकि अब गाली डलवाने के भी पैसे नहीं है, और वहां उठने का मन नहीं होता उसको। उठेगा तो गाली डलवाएगा, हाँ? तो लोग जितना जान से गए ना, मर गए, ठीक है, सबको एक लॉस है हर परिवार को। लेकिन जो लोग आज घर में बैठने की आदत ठान के बैठे हुए हैं ना, जो आज काम करने का मन ही नहीं होता, प्रोक्रास्टिनेशन, टालने की आदत हो गई है, कल करते हैं ना, परसों करते हैं ना, अब तो करके दिखाएंगे, अब बोलना बस यहाँ से काम होता है, फिजिकल काम नहीं होगा। और दैट्स व्हाई मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो मर गए वो तो सृष्टि से गए, तू तो जिंदा जीते जी ही मर गया। सिंपल सी बात है। अगर तुझे काम करने की आदत, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मोदी केयर ही करो, लेकिन मेहनती बनो, मेहनती बनो, हार्ड वर्क करो लाइफ में। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। इवन अगर स्मार्ट वर्क जो है, स्मार्ट वर्क के अंदर भी हार्ड वर्क चाहिए। एग्जैक्टली, तो वो हार्ड वर्क तो आएगा ही आएगा, हर जगह पे आएगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। आप उसको सही दिशा में करें, सही लय से करें तो वो स्मार्ट वर्क हो जाएगा, लेकिन हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं अपने जीवन में, मतलब आज मैं आपके साथ मीटिंग ले रहा हूं ना, ये 10 दिनों में कंटिन्यूस 10वीं मीटिंग है मेरी। अब मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, आपको पता चल जाएगा मैं मीटिंग कितनी लेता हूं। जूम की फोटो नहीं डालता, जूम में 1000 लोग होते हैं और जूम की मैं फोटो नहीं डालता, तो जूम की 3 मीटिंग निकाल देता तो 7-8 मीटिंग आपको मिल जाएगी मेरी 10 दिन में, पिछले 10 दिन डेट के साथ डालता हूं मैं। दैट्स व्हाई। क्यों? अगर मेरा फाइनेंशियल गोल नहीं है तो मैं काम क्यों कर रहा हूं?
काम करना एक आदत है और मैं उस आदत को मिटाना नहीं चाहता। जीवन के अंदर एक बार मैंने उस आदत जो है ना को डाला था और उसकी मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, बहुत बड़ी कीमत चुकाई। जब मैं काम नहीं कर पा रहा था, मतलब मैं बिजनेस में ऑटोमेटिकली चल रहा था, बिजनेस साल के 15-20 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, आ रहे थे, रिटर्न मेरा मजबूत था, बैंक ने मुझे कैश कैश दे दी थी 44 लाख रुपए की सीसी। अब मुझे लग रहा था कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मोबाइल सस्ते हो गए और लोगों ने डीसीओ पे जाना बंद कर दिया। जो लोग यहाँ बैठे हैं मेरे दोस्त, जिनको ये लगता है कि मेरा जो धंधा है उसको तो कुछ होने वाला है नहीं, मोदी कहता हूँ साइड पे कर रहे हैं, साइड पे कर रहे हो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन साइड पे करना जरूर। प्रॉब्लम ये है कि जब हमें एक बिजनेस के ऊपर गुमान आ जाता है ना, तो वो बिजनेस कभी भी हमारा डल हो सकता है। मुझे एक दोस्त बोल रहा था कि मेरे तो दादा की दुकान है, 500 कस्टमर सेट है, किराने की दुकान है, एसेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ये तो कभी बंद नहीं होगी। वहां डिमांड हुआ 3 किलोमीटर के रेडियस में, तो सिर्फ उसके दादा नहीं, सारे दादा की दुकान बंद होगी। इसीलिए कंपटीशन कहां से आएगा, उसको आपकी टैलेंट से लेना देना नहीं है, आपकी मेहनत से लेना देना नहीं है। और वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट या फर्स्ट रिचेस्ट कई बार रह चुका है, उसने एक बात बोली है कि अगर पानी की गहराई नापनी हो तो 2 पैर डाल के मत नापना, एक ही पैर डालना। 2 डालोगे तो डूबने की संभावना रहेगी। तो सेम सोर्स ऑफ इनकम आपके पास एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो जिनके पास अगर ये ठीक होता है कि हमारा तो बड़ा बड़ा सेट है, उसी सब गाड़ी घोड़ा अभी तक तो 3 पीढ़ी से चला रहे, 3 पीढ़ी की कहानी अलग थी। जो लोग हमारी एज के उनको पता होगा, जितनी दुनिया हमारी एज में बदली है, वो एंटीना घुमा लेते हैं ऊपर जाके, उतनी आज तक कभी नहीं बजा रहे। मोबाइल में टीवी देख रहे हैं, हाथ में लेके घूम रहे हैं टीवी, तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन आज तक कभी लाइफ में नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। और दैट्स व्हाई कोविड हमें ये समझाने आया था कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रूवन अगर कोई बिजनेस है तो वो मोदी है। लोगों को अजीब लग रहा था जब मेरे अकाउंट में 2-2 करोड़, अब तो कोविड चल रहा था, लोग मर रहे थे, उस पोस्ट के अंदर हम पोस्ट भी कैसे करते, क्या पैसे कमाए, अच्छा नहीं लगता ना। फिर भी मैंने डरते डरते कुछ डाल के अच्छा मैसेज बना के, है ना, डाला तो था कि भैया मैं बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ आज भी देखो हमारी टीम, आपको पता होगा एक सुनील लामोरिया जी जो जीआरडी थे, वो एक्सपायर हो गए 1.5 साल पहले कोविड के अंदर। उनकी वाइफ 1 साल तक घर में बैठी, 30 से 40 लाख रुपए उसके अकाउंट में आए, टीडीएस है उनके पास। और अभी उनके बेटे की 5वीं बर्थडे थी, शी गॉट सेकंड न्यू कार। जगुआर तो है उनके पास, एक और कार खरीदी बच्चे की बर्थडे पे। घर में वो अकेली है, उसने तीसरी कार खरीदी। आप सोचिए ये सिर्फ मोदी के अंदर पॉसिबल है, वरना जगुआर बिक जाती है भाई साहब, तो घर वाला नहीं रहता ना, कमाने वाला नहीं रहता। तो मुझे काम नहीं करने की आदत लगी थी और तब मेरा बिजनेस कॉलेज हुआ, तो मुझे कुछ ना कुछ नया करना था। मेरे ऑफिस में डिपेंड 20-25 लोग थे, मुझे उनका भी सोचना था कि इनको तनख्वाह भी तो देनी है, तो क्या करूंगा मैं। तो मैंने सिक्योरिटी कैमरा और विंग्स के इलेक्ट्रॉनिक्स विंग्स का बिजनेस स्टार्ट किया। और जैसे हम हर बार सुनते हैं, बस मुझे तब पता नहीं था कि धंधा चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है, धंधा चलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, धंधा चलता नहीं है। और मैंने उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे काम नहीं करने की आदत हो गई है। देन मैं ऑफिस में बैठे बैठे ट्राई किया कि बच्चों जाओ सेंट्रल मॉल के अंदर जगह ले ली, वहां हमने एक स्टोर लगवा दिया, वहां एक लड़की को खड़ा कर दिया, लेकिन तो बिजनेस चला नहीं। और उसको चलाने के लिए एक ही रास्ता था कि एलपीएस बेचर को मैदान में उतरना था, ऐसे और वो मैं निकल नहीं पाया, बिकॉज काम करना एक आदत है, काम नहीं करना भी एक आदत है। और मुझे नहीं पता था कि मैं फंस चुका हूँ, मैं ट्रैप में आ गया हूँ। देन काम नहीं करने की वजह से मेरे वो दोनों बिजनेस फेल हुए और उस बिजनेस को टेस्ट करने के 5-10 लाख रुपए चले गए है। मेरे पास कैपिटल तो 40-50 लाख रुपए थी, मेरी खुद की अमाउंट थी मेरे पास। फिर मैंने सोचा क्या करूं, किसी ने बोला स्टॉक मार्केट में जाओ, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर 4-5 बातें सीख ली दोस्त से और फिर अपने हिसाब से करने लगे। जो उसने बोला था वैसे नहीं,
मैंने क्या बोला, मैं आक्रामक हूं, तो हर चीज में आक्रामक था। स्टॉक मार्केट में निफ्टी कॉल कोड पे मैं चला गया, और उसकी आक्रामकता की बात करें तो एक साल में मेरी कैपिटल तो चली गई, लेकिन बैंकों से मैंने 1.5 करोड़ रुपए लिए, वो भी चले गए, सीसी भी चली गई, और टोटल जो बैंक का अमाउंट था 1,36,25,000। 14 बैंकों ने मेरे ऊपर केसेस स्टार्ट किए। पहले नोटिस भेजा, फिर समन्स भेजा, फिर वारंट भेजा, फिर नॉन अवेलेबल वारंट भेजा। तो पुलिस मेरे घर ऑफिस पे आती थी, सोर्स ऑफ इनकम जीरो था। अब सही कहानी स्टार्ट हो रही है डेट ऑफ क्वालिटी की, क्योंकि आपके लिए ये बिजनेस जिंदगी बनाने वाला हो सकता है, मेरे लिए बिजनेस मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी बचाने वाला बिजनेस। और इसीलिए मेरी सेवा मरते दम तक इस बिजनेस को समर्पित रहेगी, सवाल ही पैदा नहीं होगी। मेरी जिंदगी उदार है इस बिजनेस के लिए। मेरी सांसें भी चले, जैसे माँ बाप हमें पैदा करते हैं, उनका ऋण कभी नहीं चुकाया जाता, तो से डायरेक्ट सेलिंग ने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बचाई है, उसका भी मैं ऋण कभी नहीं चुका सकता। और दैट्स व्हाई मुझे जहां जहां मौका मिलेगा मैं लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। ये मेरा माइंडसेट है। उसके बाद में हम इसको मेंबर वाला धंधा बोलते हैं, टोपी घुमाने का बिजनेस बोलते हैं, उल्लू बनाने का बिजनेस बोलते हैं, है ना, नेवरे लोगों का धंधा बोलते हैं। तो हमने भी वही बोल रहा था। और मेरा एक दोस्त था, उसका नाम मनीष था, तो हम लोग मनिया बोलते थे उसको, मनिया। तो वो 5 साल से कर रहा था और मैं उसके हाथ में आ नहीं रहा था, और मैंने उसको बोला था तू 1 लाख रुपया देगा ना, तब भी मैं मीटिंग में नहीं हूँ। ऐसे मीटिंग्स में वो ट्राई करता था कि एक बार अल्पेश गेजर को बिठा दे तो उसका माइंडसेट हो जाए। उसको मेरे पोटेंशियल पे भरोसा था, मेरा काफी क्लोज फ्रेंड था, लेकिन मैं एग्री नहीं था बिजनेस करने के लिए, क्योंकि मुझे ये बिजनेस ही नहीं लगता था। पहली बात ये, मैं इसको बिजनेस समझता ही नहीं था। देन जब ये प्रॉब्लम आई तो हम 20-25 दोस्त इकट्ठे हुए, मैंने सबको बुलाया कि मुझे काम है, और मैंने सबको बता दिया भैया मैं ऐसा फंस चुका हूँ और मेरे पास अभी सोर्स ऑफ इनकम जीरो है, अब घर कैसे चलाना है ये भी प्रॉब्लम है, तो पैसे चुकाना तो बहुत दूर की बात है, तो मैं क्या करूँ। तो मेरे सारे दोस्तों ने बोला कि हम सारे लोग 1-1 लाख रुपए देते हैं, मतलब 25 लाख रुपए तुझे इकट्ठा करके देते हैं, तो कोई बिजनेस को स्टार्ट कर। तो मैंने तुरंत ही उनको सवाल किया, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें 25 लाख इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ रुपए आएंगे, और आप में से कौन कमाना है। तो सबने बोला ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। तो मैंने बोला देखो मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि 15 लोग तो अच्छे से दे देंगे, 10 लोग ऐसे होंगे जो कहीं से उधार लेके मुझे देंगे, तो मैं तो परेशान हूँ, आपको भी परेशान करूंगा, मुझे आप लोग मॉरली सपोर्ट कीजिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के दीजिए। तो एक दोस्त बोला तो अमेरिका चला जा। गुजरात में आप लोग जानते हो कि 2 नंबर में लोग अमेरिका चले जाते हैं, और फिर वो पैसा आता है 5 साल में 1.5-2 करोड़ कमाना मुश्किल नहीं है। एंड हमने सोचा हम अमेरिका जाएंगे, फिर अंदर से दुख था, क्योंकि टॉर्चर करते थे, जो मांगने वाले आते थे ना, वो सखत टॉर्चर करते थे। मतलब कुछ बैंक वाले तो जो है ना एल्बम लेके आते थे कि आपके पीछे जो घर है ना उसका हमने टीवी उठाया, इनका फ्रिज उठाया, कल आपका भी उठेगा। तो मुझे लग रहा था एक एक करके सारी चीजें मेरी चली जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और ये लोग ऑर्डर निकाल के आएंगे। तो अंदर से इतना प्रेशर हो रहा था, और रास्ता कुछ भी नहीं था। मतलब घर में गेस्ट आते थे तो जैसे पुलिस ने मैंने रिमांड पे लिया हो, मेरी स्माइल भी पूरी प्लास्टिक हो चुकी थी, ऐसे हंसता था। देखो ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब वो बीतता है ना बड़ी खतरनाक चीज है। मतलब मैं चाहता हूं कि भगवान ऐसी तकलीफ किसी को न दे। और एक काम अच्छा किया था मैंने, गोल्ड काफी खरीदा था मैंने, और गोल्ड हम आज भी खरीदते हैं, हर महीना खरीदते हैं गोल्ड। तो तब मेरे पास गोल्ड था काफी कुछ, तो वो हमने बेचना स्टार्ट किया घर चलाने के लिए। इससे हमारा थोड़ा घर का गुजारा चलने लगा। मम्मी पापा मेरे गांव में रहते थे, और एवरी मंथ उनको कुछ पैकेज भेजना होता था मुझे। हम 3 भाई है, मैं सबसे छोटा भाई। बाय ग्रेस ऑफ गॉड उनकी सेवा की जिम्मेदारी मेरे पास थी ऑलवेज। जब से मैं 21 साल का था तब से अभी तक। अभी वो दोनों एक्सपायर हो गए, 19 में पापा और 22 में मम्मा। तो हम 3 भाई थे, बड़े 2 भाई थे। जब मैं 1.5 करोड़ कर्जे में गया तो मैं कह सकता था कि आप मम्मी पापा का ध्यान आप रखिए अभी थोड़े दिन, जब तक मेरी परिस्थिति ठीक नहीं होती। लेकिन एक चीज मैं अपने जीवन में सीखा हूं कि जिम्मेदारी देने की चीज नहीं है, जिम्मेदारी लेने की चीज है। और
मैंने सोचा जब मेरा इंटेंस होगा तो भगवान कहीं ना कहीं से कुछ तो रास्ता करके देगा। तो उधार लेके मैं पैसे भेजता था, लेकिन 5 तारीख मेरी पेमेंट की डेट थी मम्मी पापा को। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ मैंने 6 तारीख को पैसा भेजा हो। 1 करोड़ कर्जे में 14 बैंक ने जब केसेस किए हो तब कुछ ना कुछ करके मैं पैसे भेज देता था। और मुझे लगता है कि शायद यही दुआ है जो मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मैंने बेटे की स्कूल आई और स्कूल में एडमिशन करवाना था, हमारे पास पैसे तो थे नहीं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में मेरी वाइफ देख के आई कि ये अच्छी है, तो हमने दिल्ली पब्लिक के लिए तब कुछ 1-8 लाख रुपए का टोटल एक्सपेंस था उसको एडमिट करने का वहां पे। तो हमने, मेरे पास एक ब्रेसलेट था, मुझे बहुत प्यारा था वो, मैंने शायद दुबई से या कहीं से पता नहीं, मेड इन दुबई। वो ब्रेसलेट मैंने बेचा और मैंने उस पैसों से तब 12-13 हजार रुपए गोल्ड का रेट था, 10-12,000 रुपीज, यानी तब उसका 1-1.5 लाख आया था, तो आज वो 6-7 लाख का था, ये समझिए। मैंने वो बेचा और फीस भरी। तब मेरे दोस्तों के कॉल आए कि अल्पेश, जब तेरी परिस्थिति इतनी खराब है तो बेटे को दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्यों पढ़ा रहा है? तब मेरा जवाब था कि मेरा टाइम वापस आ जाएगा, मेरे बेटे का टाइम वापस नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं, इसे एक्चुअल कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि जब आपको पता हो कि मैं वापस आऊंगा ही आऊंगा, बैक तो मारूंगा ही मारूंगा, जब कोई रास्ता ही ना हो। आप इस मीटिंग में आके सोचो कि मैं 1.5 करोड़ कमाऊंगा तो ये तो समझ में आता है, लेकिन बाहर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर सोचे कि मैं 1.5 करोड़ कमाऊंगा, उसे कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ये तो सिंपल रास्ता है, इसमें आपको बड़ा तीर नहीं मार रहे हो, ये तो काम ही करना है, आपको तो रास्ता मिल गया। यू ऑल आर लकी, इससे बड़ा लक हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग थे जो आना चाहते थे तो आ नहीं पाए, और बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको अगले दिन पता नहीं था कि कपड़े लेके यहाँ पहुंचना है, ऐसे भी पहुंचे होंगे। तो ये लक जो है ना, हमें मौके देता है, लक सक्सेस नहीं बनाता। उस मौके पे चौका मारना ना, वो आपको मैंने उसके बाद में दोस्तों ने, देखो जब दोस्तों ने मुझे हेल्प की ऑफर की ना, तो मुझे एक चीज समझ में आई लाइफ में। लोग बोलते हैं कि बुरे वक्त पे कोई साथ नहीं देता, कहते कि नहीं कहते? तो मुझे एक नई चीज समझ में आई कि बुरे वक्त में बुरे लोगों को कोई साथ नहीं देता। जब हमारे पास सफलता हो ना और हम छाटते ना बने ना, तो लोग साथ देते हैं। सक्सेस को पचाना आना चाहिए। मुझे जिन जिन लोगों ने बोला था ना, मैंने बोला था मैं जैगुआर लाऊंगा, तो मुझे ऐसे डायलॉग मारते थे, अल्पेश जैगुआर का पहिया आ गया, पहिया, टायर आ गया, टायर, स्टीयरिंग आया, स्टीयरिंग। ऐसे दोस्त हंसते भी थे, ऐसे भी दोस्त थे जो मजाक उड़ाते थे। ऐसे भी लोग थे कि जिस दिन तू 5 लाख कमाएगा ना, जिंदगी भर तेरा गुलाम बन के रहूंगा, मुझे ऐसा बोला था। यकीन मानिए, मेरे 22 लाख के चेक के बाद भी मैं उनके पास जाके गया नहीं कि देख मैं 22 कमा रहा हूं, क्योंकि उसको दिखाने के लिए थोड़ी कमा रहा था, मैं अपने परिवार के लिए कमा रहा था। तो मेरी सक्सेस को मैंने आज तक किसी को भी नीचा दिखाने के लिए काम नहीं किया। मेरे अचीवमेंट्स आप लोग सोच भी नहीं सकते उतने हैं, लेकिन मैं अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि मैं संजय सर की टीम में हूं। सीधी सी बात है, क्योंकि मैं ब्रांडिंग करने नहीं आया हूं, मैं सेवा करने आया हूं और सेवा ही करूंगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उसे देखो, जो इंसान सही हो ना, जैसे मैंने 6 करोड़ कमाने के बाद जैगुआर खरीदी, मैं डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा पहला इंसान हूं पूरे इंडिया में कि 6 करोड़ रुपए कमाने के बाद लग्जरी कार खरीदी। मेरा माइंडसेट बड़ा क्लियर था कि तू मेरी अगर गाड़ी देख के आता है ना, तो मुझे तू नहीं चाहिए, तू मुझे देख के आ, मेरे दिल को देख के आ, तो सही। तो मैं इस बिजनेस से उल्टा चलता था, ऑलवेज उल्टा ही चलता था। ये उल्टा है एक्चुअली, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है, दिखाना पड़ता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे पास एक बार कार आया उसको मुझे कभी बेचनी पड़े। एक बार लाइफ में बड़ी गलती कर चुका था, मैं बार करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने आफ्टर 6 करोड़ जब मेरी ग्रोस इनकम हुई मोदी घर से, तब मैंने जैगुआर खरीदी। तो हालत इतनी खराब थी ना कि देखो, आज मैं सोना नहीं पहनता, आपको मेरे पूरे बॉडी में सोना नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं ही मेरा गहना हूं। तो मुझे लगता है कि अब गोल्ड की जरूरत नहीं है, अब गोल्ड बेच के हम खुद गोल्ड बन गए।
लेकिन वो टाइम भगवान किसी को ना दे, बिकॉज मुझे याद है कि मुझे हर जगह पैसे बचाने पड़ते थे। मैं और मैंने अपने परिवार को पूरा कंफर्ट दिया, बच्चे को अच्छी स्कूल दी, वाइफ मतलब जो खाना बनाने के लिए जो कुक आती थी उसको हमने कंटिन्यू रखा। ऐसा नहीं था कि वाइफ को बोला कि एक काम कर तू कर दे तो ये 4-5 हजार रुपए बचेंगे, नहीं बचाया मैंने, क्योंकि गलती अल्पेश गज्जर ने की थी। जुआ अल्पेश गज्जर खेला था तो भुगते का अल्पेश गज्जर खेला, ये मेरा डिसाइडेड था। मतलब मैं ठंड के अंदर गीजर ऑन नहीं करता था, बिकॉज गीजर के 2 रुपए कमाएंगे ना वो मुझे मेरे जेब में कम हो रहे हैं, तो मैं ठंडे पानी से ठंड में नहाता था। आज भी मुझे ठंडे पानी की आदत है, उसकी वजह से जब मुझे कर्जा हुआ तब से मैं ठंडे पानी से नहाता। तो वैसे भी अब साइंस भी कहता है कि ठंडा पानी अच्छा है, लेकिन तब मुझे मजबूरी में मैं चलते हुए स्टेशन से 3.5 किलोमीटर मेरे घर पे निजामपुरा बड़ौदा, अभी मैं बड़ौदा रहता हूँ, आई एम फ्रॉम बड़ौदा गुजरात, तो मैं चलते हुए घर पे आता था। मैं जब अब बिजनेस कैसा है वो हम बात करते हैं, फिर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। मेरे पास टाइम कितना है? खाना नहीं मिलेगा, चलेगा? यस। तो हाँ, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग कॉन्सेंट्रेशन से मुझे देख रहे हो। ये तो जनरल मीटिंगों में क्या होता है, बाबू खाना खाएगा, तेरा बाबू भूखा रहेगा तो तुम मन नहीं जाएगा। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन रखा ना तो ऐसे 100 बाबू खाना खाएंगे। तो मेरा एक देश था जो ये नेटवर्क मार्केटिंग करता था। मेरे घर में काफी लैविश फर्नीचर था, मुझे शौक है ऐसी जगहों पे रहने का। मतलब मेरा घर अभी आज भी हमारे पास 2 फ्लैट है, गांव में बड़ा बंगलो मम्मी पापा को गिफ्ट किया मैंने मोदी के थ्रू। लेकिन मेरा जो घर है वो आप छोटा है, बट आप अंदर घुसोगे तो JW मैरियट जैसा ही ऐसा बना है। तो मैं ऑलवेज घर से ज्यादा अंदर खर्चा करता हूँ इंटीरियर में, क्योंकि मुझे रहना वहां है ना, इसलिए तो मैं अपना टाइम सबसे ज्यादा कहाँ जाता है उस चीज पे मैं सबसे ज्यादा खर्चा करता हूँ। मेरा जो गड्ढा है ना वो 3.5 लाख रुपए का है, तो जिसके ऊपर सोता हूँ। मेरे पास वो मसाजर चेयर है 5 लाख वाली जापान की। तो जहां जहां मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, मैं आज मेरे घर पे स्पा वाला मसाज वाला एवरीडे आता है। मेरे घर पे ऊपर स्पा सेंटर है खुद का, जो स्टीम बाथ भी लेता हूँ, वो पूरा सिरों धरा करता है, घुटनों में भी ऑयल डाल देता है, पूरा बॉडी मसाज करता है। 2-3 घंटे हमारी ये सब चलता है। तो हम मेहनत करते हैं लेकिन रिवॉर्ड के साथ करते हैं। अब रिवॉर्ड मिला, अब रिवॉर्ड मिला। तो मेरे दोस्त, मेरे घर में पेस्टिसाइड की ट्रीटमेंट हुई थी, सारा फर्नीचर खत्म हो चुका था। कहते भगवान देता है तो हर एंगल से देता है। तो घर का सारा फर्नीचर खत्म हो गया मेरा उस वक्त जब मैं कर्जे में था। देन मैंने बैग भरी कि मम्मी पापा के घर जाके रहूंगा 2-3 दिन। उसमें वो मेंबर बनाने वाला मनिया है, मनिया से कि अल्पेश बॉम्बे चल। मैंने बोला क्यों? बोला ऐसे ही घूमने के लिए, तू फ्रेश हो जाएगा, तू कर्जे में है, मुझे पता है तेरा दिमाग ठीक नहीं चल रहा है, पार्टी वार्टी करेंगे, चल। मैं चला उसके साथ। गाड़ी मैंने अपनी गाड़ी की जगह उसकी गाड़ी में बैग रख दी। मॉर्निंग में हम लोग मलाड ईस्ट में होटल मनाली में रुके थे। एंड देन उसने किसी को फोन किया ना, तो बोले इस होटल चले जाओ, मैंने रूम बुक किया है आपका। तो सुबह में विंडो के पास में एक ऑडी कार आई और एक BMW कार आई। अब वो मनिया जो है वो चलाता है गैरेज है। तो मैंने बोला यार जो लग्जरी कार आई अपने विंडो में, बोले अपने वहां ही आ रही है। मुझे समझ में नहीं आया कि यार मैंने बोला क्यों? बोला हमें मिलने आ रहे हैं। बोला क्यों? बोला अपने बिजनेस पार्टनर। तो हमें तब तो ये मेंबर वाला कुछ पता नहीं था। बिजनेस पार्टनर, गैरेज वाले के, ऑडी वाले, ये BMW वाले, मुझे समझ में नहीं आया। तो 2 लोग आए जिसमें चाचा थे, बॉम्बे के नहीं थे, कहीं और से थे। वो 5 जमा रहे थे और 5 जमाने जबरदस्त दिन में थूक रहे थे बार बार। और मैं अपना पैर लंबा करके टीवी देख रहा था। मैंने बोला तेरा तू देख। तो मुझे कुछ समझ में आया कि मेंबर वाले लगते हैं, तो इसको अपना काम करने दो, मैं टीवी देख रहा हूँ, एंजॉय करता हूँ, मैं न्यूज देख रहा था। तो वो बार बार थूक रहा था, मुझे इरिटेशन हो रहा था। मैंने बोला मनिया इस बूढ़े को बोल थूके। तो उसने कान में बोला कि किराया इसी ने दिया है। तो मैंने बोला थूकने।
फिर टीवी देखने लगा। उतने में वो बुजुर्ग अंकल जो थे, मतलब देखो तब मेरे लिए वो बुरा आदमी था, वो सम्मानीय था, बड़ा लीडर था, लेकिन हमें क्या एक सिविलियन को क्या आज जो पहली बार आया होगा उसको बार बार खड़ा करो कि बोले गड्डी क्यों खड़ा करते हैं यार, उसको नहीं पता होता ना कि वो जो आया है वो कौन है। उसके लिए तो वो एक सिंपल, अच्छा आप बोलोगे कि ये तो 14 करोड़ कमाया, तो बोले 14 करोड़ हमारे घर में थोड़ी है, उसके घर में आया है, तो हम क्यों खड़े हो जाए। तो ऐसा लोगों का एक एटीट्यूड होता है, तो मेरे थोड़ा उस टाइप का था। देन मैंने बोला कि वो अंकल बोले कि मेरी एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम है करीबन 2 करोड़। तो मुझे टीवी में से टीवी चला गया, म्यूट हो गया, और बोला कितने, बोले तकरीबन 2 करोड़ साल की इनकम। तो मैंने टीवी ऑफ किया, मैंने बोला प्रूफ है आपके पास इनकम का, तो बोले हाँ है। उन्होंने फोन किया, ड्राइवर जो था वो बैग लेके आया, उसमें से टीडीएस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट दिया। मैंने देखा, मैंने बोला मनिया तू यही करता है, बोले हाँ। तुमने बोला अगर ये बूढ़ा आदमी कर सकता है ना तो मैं कर सकता हूँ। फिर भी मुझे अंदर से डर था, मुझे अंदर से डर ये था कि कुछ गलत ना हो। पैसे आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे किस रास्ते से आ रहे हैं दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो मैं कर्जा चला लूंगा लेकिन गलत नहीं चलाऊंगा, अनएथिकल चीजें नहीं चलाऊंगा मेरी लाइफ में, बड़ा क्लियर था। तो मैंने बोला ये मैं चेक करवा लूंगा, तो बोले ठीक है। तो मैंने 9 नंबर दबाया, वेटर को बुलाया, कॉपी निकलवाई, और मैंने मनीष को बोला चल अब मनिया चलते हैं हम लोग वापिस बड़ौदा। बोले क्यों, 3 दिन रुकना है? मैंने बोला नहीं, 3 दिन बहुत होते हैं लाइफ के। तो मैंने उसी वक्त 1 घंटे में पैकिंग करके नहा धो के हम लोग निकल गए। देखो टाइम की जो वैल्यू नहीं करता ना, टाइम उसकी वैल्यू कभी नहीं करता। वो 3 दिन अगर आज हम गिने ना 3 दिन, तो आज वो 2 लाख रुपए के हो जाते हैं। अभी मेरी 3 दिन की इतनी इनकम हो जाती है, तो आप समझ सकते हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि टाइम की वैल्यू करो। पता चलने के बाद भी कल करता हूँ, परसों करता हूँ, मार्च में बच्चों की एग्जाम हो जाए, बाद में घर में शादी चली जाए, बाद में समय कहाँ निकल जाएगा, कैलेंडर अपना काम करता रहेगा, आपने अपना काम किया कि वो चेक कर रहे हैं। तो मैं तुरंत ही, मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया, मैं सीए के पास गया, और सीए उस दिन संडे था, बाय हार्ड लक, तो ऑफिस बंद थी, उनके घर पे गए, मैंने कॉपी दी है, उन्होंने बताया मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट का कॉल आया कि अल्पेश ये इनकम तो सच है, मुझे भी बताना कि क्या है। कि उन्होंने भी ऐसा 2 करोड़ का टीडीएस कभी देखा नहीं होगा, 2.25 करोड़ की इनकम थी, 1 करोड़ 76 लाख। फिर मैंने फिर बोला कि भाई तू बिजनेस दिखा, बोला अब दिखाना क्या, आप चालू कर। मैंने बोला नहीं, अभी 14 बैंकों ने केस किया है, फिर 1400 लोग करेंगे, तो मुझे ये बता कि कैसे अंदर प्रोडक्ट है कि नहीं है, अगर लायबिलिटी है मैं बिजनेस नहीं करूंगा। फिर मैंने बिजनेस देखा और स्टार्ट किया। अब स्टार्ट किया ना, पैसे नहीं थे मेरे पास, बिल्कुल पैसे, मैं ट्रेन और बस में जाता था। मैंने कार हाइट मतलब कवर रख के कार को बंद कर दिया। कार तभी निकालता था जब 5 लोग कार में बैठ के जाने वाले, अदरवाइज नहीं, क्योंकि फिर वो बस से सस्ता पड़ेगा 5 लोग अगर बैठेंगे तो ट्रेन, और ट्रेन में भी अहमदाबाद जाना है ना, तो 2 ट्रेन आती है, एक मेमू ट्रेन आती है, एक फास्ट ट्रेन आती है। तो मैं मेमू में जाता था, बिकॉज तब एक में किराया था 40 रुपया, दूसरे में किराया था 13 रुपया, तो हम 13 वाले में जाते थे। मैं स्टेशन से उतर के चल के जाता था, भूख लगती थी ना, मैं चने, सींग और पानी पीता था। और वो इंसान जो फ्लाइट और कार के बिना नहीं घूमता था कभी, मिनरल वाटर के अलावा पानी नहीं पीता था। मेरी ऑफिस में भी आज भी आपको ऐसे ही पानी की बोतल मिलेगी ऑलवेज, कभी भी हम वो नॉर्मल लूज वाटर नहीं पीते। तो ये पैक वाटर पीने वाला इंसान स्टेशन के ऊपर नल के अंदर पानी पी रहा है एवरीडे। तो ये मेरी लाइफ थी। मैं 3-3 बजे 4-4 बजे स्टेशन पे उतरता था और चलते हुए घर पे जाता था, किसी बाइक वाले को हाथ करता था शायद बिठा दे, क्योंकि बाइक वाला किराया नहीं देता। तो ये कर करके कभी कभी लिफ्ट मिली, कभी नहीं मिली, और मैंने अपना मुकाम करती जरूर। अब मैं आपको बताता हूँ कहानी मेरी ग्रोथ की। तो ग्रोथ ऐसा नहीं था जो हर इंसान के साथ होता है, वो हमारे साथ भी हुआ, लेकिन हमने सूझबूझ जिसे बोलते हैं कॉमन सेंस को ऑन रखा। दैट्स व्हाई आई एम हियर। जब रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट क्यों नहीं आया उसके बारे में सोचा, ये नहीं सोचा रिजल्ट नहीं आता, हम डरे नहीं, है ना, डर के आगे जीते, बोला ना सब, डर गया सो मर गया, और डर के आगे जीते। और डेफिनेटली है, अगर आप कंटिन्यूसली
जब आपके अलावा बहुत सारे लोग उस जगह पे पहुंच चुके हो तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? सीधी सी बात है ये तो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि यार ये पढ़ा लिखा है इसलिए गया। फिलिप सिंह साहब को देखेंगे तो हम डर जाएंगे उनकी डिग्री देख के, लेकिन फिर आप हमारे जैसे लोगों को देख लो तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं होता। हर प्रकार के लोग जब पैसे कमाते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? तो कॉमन सेंस मेरी ऑन थी। मेरी पहले महीने उसमें 6,000 रुपए का पैकेज था प्रोडक्ट का। पहले महीने मेरी 100 एंट्री आ गई, 100। तो पूरी तारीफ होने लगी, ये बंदा तो जहां जाता है एंट्री लेके आता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये अल्पेश गज्जर की फेस वैल्यू का पैसा आता है। और जो मुझे पैसा दे रहे थे उन सबको नहीं पता था ना मैं कर्जे में हूं। कई लोगों को अचरज लगता था क्योंकि मैं इतना बड़ा व्यापारी था कि यार अल्पेश तू और ये, अल्पेश भाई आप और ये, तो लोगों को अजीब सा लगता था। तो मैं धीरे से टीडीएस दिखाता था 2 करोड़ वाला, ये देख। तो बोले हाँ तब तो करना चाहिए। तो मेरा तरीका सारे हथियारों साथ में रखते थे लोगों को समझाने के लिए कि भाई आई एम हियर, मैं क्यों कर रहा हूं उसका कारण क्लियर है, तुझे करना है कि नहीं तू डिसाइड कर। फिर दूसरे महीने की बात आई। दूसरे महीने मेरी 5 एंट्री। पहले कितनी थी? 100। दूसरे महीने 5। तो मैं डरा कि ऐसा कैसे हो सकता है। पहली 100 एंट्री थी वो मेरे जानने वाले लोगों की थी, जैसे फर्स्ट रो पर बैठे ये सारे लोग मेरे डायरेक्ट थे। अब सेकंड महीना जो था मैं इनके रेफरेंस में आगे जा रहा हूं। जब मैं इनके रेफरेंस में आगे जाऊंगा तो ये तो मुझे नहीं जानते कि मैं तो हूं या तिकड़ी हूं, राइट? अल्पेश गज्जर हूं या नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं या नहीं, कुछ नहीं जानते थे। उनको मैं मेंबर वाला ही दिखता कि मेंबर वाला है। तो अब जब मुझे मेंबर वाले के तौर पे देख रहे हैं तो मेरे पास चाहिए प्रेजेंटेशन स्किल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल, कॉन्फिडेंस, जुनून, पैशन। ये चीजें तो मेरे अंदर थी नहीं, अभी तो डेवलप हो रही थी। बच्चा, मैं भले ही अपने बिजनेस में नंबर 1 था पूरे इंडिया में, लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो अभी स्टूडेंट था केजी नर्सरी का, और मैंने इस चीज को ऑन रखा था। और दैट्स व्हाई मुझे डिमोरलाइजेशन ज्यादा नहीं होता था। मुझे याद है तब मेरी साउथ इंडियन अपलाइन थी, और अपलाइन तो नहीं थी, क्रॉस लाइन थी, लेकिन मैंने दोस्ती बना ली थी। मैं बड़ा इंस्पायर था कि यार मुझे अपनी लाइफ में रोल मॉडल इसी को बनाना है। तो मैं उन्हीं के टच में रहता था। मेरे अपलाइन में तो जो सारे लोग थे ना मेरे जैसे ही अनपढ़ थे, तो मुझे समझ में नहीं आती थी उनकी कन्विंसिंग की बातें, उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उनकी टेक्निकल बातें, उनकी मतलब कोई भी एटीट्यूड। तो मुझे लगता था कभी कभी कोई लक से टीम अच्छी मिल जाती है ना, और बाइनरी में ऐसा होता है 2 लोग अच्छे मिल जाए ना तो कोई भी आदमी करोड़पति बन सकता है। मतलब हम लोग इसको बैड लैंग्वेज में बोलते थे कि इस बाइनरी कंपनी में कोई भी कुत्ता करोड़पति बन सकता है, तो ऐसा बोलते थे बैड लैंग्वेज, क्योंकि 2 लोग अच्छे मिलने से। जनरेशन में ऐसा नहीं होता। जनरेशन में आपकी माइकल फेल्प्स बनना पड़ता है ना। आपको पूरे ये पूरा डेवलप हो जाता है, बच्चों को संभालते चला 8 हुए नहीं, 2 छूट के भाग गए, उसको पकड़ो। ये जनरेशन में ऐसा नहीं होता। जनरेशन पूरी एक्सरसाइज करा के पैसा देता है। जनरेशन में जब भी टाइटल देखो तो खुश होना कि ये बड़ा आदमी सही है। बड़ा होना हो, उसका दिल बड़ा होगा, लेकिन 14 बच्चों को संभाल नहीं सकता। उसके बाद में मैंने अप्लाई से जाके पूछा कि सर 1.5 करोड़ का खर्चा है, मैं कोई और ऑप्शन लूं या ना लूं? तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं जो सिविलियन होते हैं, नॉर्मल लोग, धीरे से। और लीडर कैसे बात करते हैं? खींच के चिल्ला के बात करते। तो मैंने पूछा कि सर 1.5 करोड़ का खर्चा है। तो उन्होंने 2 बार पूछ लिया फटाफट, कितना खर्चा? सर 1.5 करोड़। तो मेरा हाथ उनके पैरों पे था, यहाँ पे उठा के फेंक दिया, चिल्लर। मैंने बोला इतना भी मोटिवेट मत करो यार, 1.5 करोड़ चिल्लर। तब उन्होंने मुझे बोला था, आज मैं ये चीज मैं भी संजय जी की तरह कसम खा के बोलता हूँ कि 1.5 करोड़ मोदी कह रहे हैं चिल्लर। लेकिन उनके लिए जो दिन रात देखे बिना मेहनत करते, जिनके अंदर पागलपन है, जिनके अंदर जुनून है,
जो दीवानगी की हद तक मेहनत करना चाहते हैं और जिसको रिजल्ट की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने मीटर देखते हैं मैंने रोज कितने डेमो ठोके, तो कितने रेजोल्यूशन किए, मैंने कितनी ट्रेनिंग अटेंड किया और मैंने अपने आप को कितना इंप्रूव किया। बस क्योंकि जितना इंप्रूव करते जाओगे रिजल्ट अच्छा होता ही जाएगा। सिंपल सी बात है। गलतियां पकड़ी जाएगी जब आपकी पढ़ाई होगी। तो अगर पढ़ाई नहीं कर रहे, सिर्फ करते ही जा रहे हैं, तो फिर हमें गलत प्रेजेंटेशन करने की भी तो आदत हो सकती है। इससे संभालना, राइट? ओके। उसके बाद में रिजेक्शन तो रिजेक्शन। मुझे एक दिन पता चला कि कितने लोग मुझे मना करते हैं। मेरी ऑफिस है, 3 रूम वाली ऑफिस है, तो हमारे वहाँ इंटरकॉम कॉल सबको मैंने फ्री दिया। टेलीकॉम के लोग थे तो आउटगोइंग फ्री दिया हुआ था, लोगों को ऑफिस में बुलाओ प्रेजेंटेशन करो। लेकिन किसी को फ्री नहीं, मैंने बोर्ड लगाया हुआ था कि यहाँ कोई फ्री नहीं बैठेगा, या तो ट्रेनिंग लेता होगा लैपटॉप के अंदर या कहीं भी सीडी डीवीडी चालू करके, या फिर वो प्रेजेंटेशन करता होगा, या किसी को कॉल पे मोटिवेट करता होगा, या अपॉइंटमेंट लेता होगा। इतने ही काम करते हुए नजर आने चाहिए। एक बच्चा 1.5 घंटे से बैठा था, तो मैंने इंटरकॉम से उसको फोन लगाया। मैंने बोला भैया क्यों बैठा है? बोले सर लिस्ट खत्म हो गया। मैंने बोला अंदर आ। बोला तेरा लिस्ट तो 85 लोगों का लिस्ट था उसका। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोले सर सब, मैंने बोला 85 लोगों को बिजनेस दिखा दिया। बोले नहीं, 6 लोगों को पता चल गया मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए आना ही नहीं चाहते। लेकिन 79 को मैंने बिजनेस दिखा दिया। मैंने बोला कहाँ दिखाया? बोला यही ऑफिस में ही बुलाया। तो मैंने बोला उसमें 5-10 लोग तो आए होंगे ना, उसका लिस्ट बना, उसके ऊपर काम कर। बोले सर एक भी नहीं आया। तो मैंने बोला 79 में से एक भी नहीं आया, किसने दिखाया था बिजनेस? बोले सर 79 पूरे आपने, मैंने। तो मेरे तो पैर से नीचे से जमीन चली गई। मैंने बोला इतना खतरनाक प्रेजेंटर हूं मैं। तो मैंने दूसरे दिन अपॉइंटमेंट ली अपलाइन से, एंड देन मैं अपलाइन के पास गया। मैंने बोला सर लोग बहुत मना करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो बोले रिजेक्ट करते हैं? कैसे रिजेक्ट करते? बोले मना करते हैं बस। तो बोले तेरी टीम तो है 400-500 लोगों की, अगर सब मना करते तो 500 कहां से आए? वो आ गए, लेकिन मना बहुत करते हैं। मैंने वो इंसिडेंस बताया कि बच्चे को मैंने ऐसे बुलाया और मेरी तो बोलती बंद हो गई, उसके सारे लोग रिजेक्ट हो गए। तो वो मैंने प्रेजेंटेशन किए थे। उन्होंने बोला डायरी है तेरे पास? मैंने बोला डायरी है। मैंने सेड कि डायरी को फाड़ दो, छोटी छोटी चिट्ठियां बना दो। फिर बोला कि आप उस डायरी की जो चिट्ठियां बनाओ ना, वो 5000 चिट्ठियां होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5000 चिट्ठियां होनी चाहिए। 5000 चिट्ठियां जब खत्म हो जाए उसके ऊपर नो लिखना स्टार्ट करो, नो। और ये तेरे बैग में भर देना, तेरे जो प्रेजेंटेशन की बैग है ना उसके अंदर ये पूरा मसाला भर देना। और आज के बाद जब कोई मना करे ना तो एक चिट्ठी फाड़ के फेंक देना। मैंने बोला फिर कुछ नहीं, जब 5000 चिट्ठियां खत्म हो जाएगी, अगर तेरे अकाउंट में 1.5 करोड़ नहीं पड़े तो मेरे से लेके जा। और आज तक वो 5000 चिट्ठियां खत्म नहीं, ये भी कसम खा के बोलता हूँ। वहां से 1.5 करोड़ आए थे, यहाँ से 15-16 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। तो वो जो रिजेक्शन से जो आपको फियर है ना, वो रिजेक्शन यहाँ प्रोसेस है। मुझे नहीं पता था कि जब इंडियन सड़क पे आप चल रहे हो ना तो गड्ढों को गालियां नहीं बोलते, ये तो मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। धीरे से गाड़ी निकाल लेने की, हमें तो पहुंचना है टाइम पे। अगर हर फोटो को तुम खींच के कलेक्टर को भेजेगा यहाँ खड्डा, तो फिर तुझे वो मीटिंग लेनी है, वहां नहीं पहुंचेगा। इसीलिए हम प्रॉब्लम्स को फोकस करते रहे तो मंजिल कभी नहीं आएगी। प्रॉब्लम एक रूटीन है, इट्स अ रूटीन, ये प्रोसेस है। तो चैलेंज प्रोसेस है। प्राइस ऊपर नीचे होना प्रोसेस है, बीवी ऊपर नीचे होना प्रोसेस है, प्लान चेंज होना, फाइन ट्यूनिंग होना प्रोसेस है। अगर प्रोसेस को देखेंगे तो हर बार खूब के आंसू रोएंगे और मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेंगे। हम इसीलिए पहुंचे। हमने 2013 में स्टार्ट करने के बाद आज तक जो पैसे कमाए ना, उसका रीजन यही है कि हमने मंजिल को ही फोकस किया, प्रॉब्लम को कभी देखा ही नहीं। उसके बाद में मैं टीम बनती गई, ये ना सुनते काफी सारी टीम बनी, लेकिन बहुत बुरी परिस्थिति थी। मांगने वाले, एक बैंक ने केस किया चेन्नई, दूसरे ने किया गुड़गांव, तीसरे ने किया गोरेगांव। अब बड़ौदा से आप ये दिशाओं में घूमते रहोगे ना
तो जिंदगी में कभी आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब डेली बढ़ते रह जाओगे। लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड तब मेरे हाथ में वो सीक्रेट सीडी है। सीक्रेट आप लोगों ने मूवी देखी होगी, अगर नहीं है तो यूट्यूब पे जाके देख लेना, सीक्रेट मूवी है। और उसमें अगर नहीं भी देखोगे तो मैं एक लाइन में बता देता हूँ, आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचो, जो नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचो। ये सीक्रेट का सार, आपके मन को जो गुड फीलिंग कराए उस थॉट प्रोसेस को इन करो, और जो गुड फीलिंग ना कराए उसको निकाल के फेंको। आप किसी दुश्मन को याद करोगे तो क्या अच्छी फीलिंग आएगी? नहीं। लेकिन आप अपने बच्चे को याद करोगे तो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को याद करोगे तो याद अच्छी फीलिंग आएगी ना। जो चीज से अच्छी फीलिंग आती है और वो दिल में रखिए, और जिस चीज से अच्छी फीलिंग ना आती है उसको निकाल के फेंक दीजिए। ये सीक्रेट कहता है। आपके जीवन में हम जब कर्जदार होते हैं ना तो हम सिर्फ कर्जे के बारे में सोचते हैं, जबकि हमें अमीर बनने के बारे में सोचना चाहिए। जब हम कर्जदार हो उसका सॉल्यूशन अमीर ही है, लेकिन हम अमीरी के बारे में नहीं सोचते, हम कर्जे के बारे में सोचते हैं, और कर्जा और बढ़ता जाता है, सिचुएशन और वर्स्ट होती जाती है। हमें समझ भी नहीं आता, हे भगवान मेरे पीछे क्यों पड़ा है, पीछे नहीं पड़ा, तू सोच रहा है वो तुझे दे रहा है। इसलिए सोचने से पहले सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर धीरे धीरे हमारा बिजनेस चलने लगा, लेकिन गोल्ड बेचते 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 एक दिन ऐसा आया कि मंगलसूत्र बेचना था, और वो हमारे घर का आखिरी गहना था। वाइफ के आंखों में पहली बार आंसू थे। उसका नाम सोनल है। आई सेड हर कि सोनल, मैं जिस धंधे में हूं ना, याद रखना 5 किलो सोना दूंगा। अभी 2-3 महीने पहले हम सुबह में चाय की साथ में पीते हैं एवरी डे। मैंने बोला ना वो कब लेके मैं जाता हूँ वही। तो चाय पीते पीते मैंने उसको पूछा कि याद है मैंने तुझे बोला था 5 किलो सोना ला के दूंगा? बोले हाँ। मैंने बोला कितना हो गया देखो तो? बोले नहीं अभी गिना नहीं है। तो मैंने बोला जब मैंने बोला था तब तुम्हें भरोसा था तो ऐसे चाय की चुस्की ली? क्योंकि उसको तो तब यही लगा होगा कि अगर 5 किलो लाने की ताकत होती तो ये कम से कम नहीं बिकता, है ना? उसको तो यही लगा होगा। लेकिन आज मुझे लगता है ऑलमोस्ट हो गया, इतना हमने खरीद लिया। फिर रिकॉर्डिंग नहीं ना, तो घर में नहीं रखते, तो घर में नहीं रखते। बहुत बुरे दिन देखे भाई साहब, लेकिन एक जुनून था, एक एनर्जी थी, एक ऊर्जा थी, एक बिलीफ था। और मैं आपको बता दूं इन सबका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? ट्रेनिंग मीटिंग्स। 6 महीने बाद तो मुझे लगा था कि मैं इस बिजनेस में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन किसी ने बोला कि ऐसी ट्रेनिंग होती है, और मुझे तो जगह नहीं मिली थी। मैं तो नीचे स्टेज में बैठा था पहले ट्रेनिंग में, और वही जिसको मैं रोल मॉडल मानता हूँ वो इंसान आया साउथ इंडियन, और दाएं 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 मशीन चलाना चालू किया। पता है मैं अपना कर्जा तो भूल गया। मैंने बोला सर इसके जैसा बनना है, मतलब अंदर से आवाज आई, आप समझो। तो ये चीज जब मुझे फील हुई ना तो मुझे पता चला कि ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर कोई उठ के गया तो मैं ऐसे सीट्स में बैठ गया, और सीट वो हैंडल वाली थी, और यकीन मानिए ट्रेनिंग खत्म होते होते दोनों हैंडल मेरे ऊपर कर दिए थे। इतना जुनून में था, मुझे तो जुनून आता है। तो उसके बाद मैंने बाहर जाके वाइफ को फोन किया था पहले से। मैंने बोला सोनल कर्जा उतर गया। बोला किसने पैसे दिए? दिए किसी ने नहीं, कंफर्म है। सर ने बोला ना कि एंड पिक्चर देख के अभी स्टार्ट करो। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग एंड पिक्चर कभी देख ही नहीं पाते। एंड पिक्चर मतलब मुझे क्या मिलने वाला है, अगर ये हमें पता होता ना तो हम लोग कभी डिमोरलाइज नहीं होते। मैं अगर आपको बोलूं यहाँ से कोलकाता जो आपका घर है, राइट, नंगे पैर जाना है, और बीच में मैंने कांच की बोतल तोड़ के डाली हुई है रास्ते में, कोई जाएगा यहाँ से? जाएगा? नहीं जाएगा। और मैं बोलूं अगर आप पहुंच गए चलते चलते नंगे पांव, तो 5 करोड़ कैश, 5 करोड़ का फार्म हाउस, 5 करोड़ का बंगलो और 5 करोड़ का गोल्ड आपको फ्री में मिलेगा। मिलने वाला है वो जब पता हो ना तो काज भी दुख नहीं दे सकता।
क्रिकेट मैच का एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। जिन जिन लोगों को ये बीच बीच में तकलीफ हो रही है ना, कभी कभी, अरे मैंने तो ऐसे लोग देखा है जिनको बैग नहीं मिली ना, कुछ पीली करना भूल गए, बैग नहीं मिली तो बिजनेस छोड़ दिया, साला अंदर बैग भर के पैसा था, वो तो तुझे दिखा नहीं, तुझे खाली बैग ही दिखी। तो ये होता है माइंडसेट, ये होता है माइंडसेट। उनको पता ही नहीं है इस धंधे से मैं क्या क्या पा सकता हूं। जब ये पता चले ना तो आदमी की नींद खराब हो जाती है। आप ऐसे बैठोगे नहीं, आप ऐसे लेटोगे नहीं, आप टीवी नहीं देखोगे, आप वीडियो गेम नहीं खेलोगे, आप दोस्तों के साथ मस्ती नहीं करोगे, आप सैटरडे संडे घूमने नहीं जाओगे, आपका खून खौल उठेगा कि अब तो यार बात खत्म करते, इसको 3 साल में हिसाब क्लियर कर दो। अब नहीं निकला है ये कब, जब आपको एक पिक्चर दिखता है, एक पिक्चर दिखता है तो कोई तकलीफ नहीं होती, कितनी भी तकलीफें हो। संजय से और हम लोग वो माइंडसेट वाले कि अगर आज भी कंपनी बोले कि प्लान चेंज करना है तो हम हंसेंगे एक दूसरे के साथ, सब चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एंड पिक्चर क्या है, हमें तो यहाँ से करोड़ों रुपए निकालनी है, चाहे प्लान कोई भी हो, प्रोडक्ट कोई भी हो, प्राइस कोई भी हो, बीवी कोई भी हो, क्योंकि हमारा माइंडसेट क्लियर है, हमें एंड पिक्चर दिखता है, प्रोसेस नहीं दिखता बीच में क्या हो रहा है। 2 भाई थे, राम और श्याम, और दोनों को क्रिकेट का बड़ा तगड़ा शौक।